नमस्कार, जी न्यूज़ पर आपके साथ मैं अदिति त्यागी हूँ। पीडीपी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती अपने बयानों से बार बार ये साबित करती आई हैं कि उनकी परस्ती पाकिस्तान से है। टेरर फंडिंग मामले में यासीन मलिक को सजा मिलने के दौरान एक बार फिर उनका पाकिस्तान प्रेम जाग गया। उन्होंने ये कहा कि जो भारत सरकार है उसकी जो पॉलिसीज हैं वो मसल पॉलिसी का इस्तेमाल कर रही है। एक बार फिर से महबूबा मुफ्ती ने निशाना साधा है और इस बार उन्होंने भारत की न्यायपालिका से बेहतर पाकिस्तान की न्यायपालिका को बताया है। उनके इस बयान से विवाद भी खड़ा हुआ है। दरअसल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी, पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी और पाकिस्तान के पूर्व उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने यासीन मलिक की सजा के विरोध में बयानबाजी की, भारत के खिलाफ दुष्प्रचार किया। ठीक उसी तरह महबूबा मुफ्ती ने भी आतंकी यासीन मलिक के पक्ष में खड़े होकर पाकिस्तान की न्यायपालिका को बेहतर बता दिया। आपको हम ये बताना चाहेंगे कि भारत में आतंकवादियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी है, जबकि आतंकवादी टारगेटेड किलिंग के जरिए कश्मीर में लगातार दहशत फैलाने की साजिश कर रहे हैं। बीती रात आतंकवादियों ने टीवी एक्ट्रेस अमरीन भट्ट की हत्या कर दी। ऐसे में महबूबा मुफ्ती के विवादित और भड़काऊ बयान से सवाल ये उठता है कि क्या महबूबा मुफ्ती पाकिस्तान की भाषा बोल रही हैं? पहला मौका नहीं जब उन पर इस तरह के आरोप लग रहे हैं। क्या महबूबा मुफ्ती लगातार देश विरोधी बयान देकर अपनी सियासत साधने की कोशिश कर रही हैं? क्या महबूबा मुफ्ती का न्यायपालिका पर इस तरह से सवाल खड़े करना उचित है? क्या महबूबा मुफ्ती के बयानों से आतंकियों को शय नहीं मिलती है? क्या महबूबा मुफ्ती के विवादित बयान पर उनके खिलाफ एक्शन नहीं होना चाहिए? कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। हमारे साथ प्रेम शुक्ला है बीजेपी का पक्ष रखने के लिए, हमारे साथ ललित अंबरदार हैं, कश्मीरी पंडित हैं, आपको नीलोफर मसूद दिखाई दे रही हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस की नेता हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो नीलोफर मसूद, मेरा आपसे सवाल है। महबूबा मुफ्ती कह रही है पाकिस्तान की जुडिशरी बेहतर है, उनको पाकिस्तान की जुडिशरी बेहतर दिखाई दे रही है, उन्हें भारत सरकार से बहुत सारी शिकायतें हैं, उनके सारे जो ग्रजेस हैं वो ऐसे लगता है कि जैसे कि इंडिया से ही उनको ग्रजेस हैं, उन्हें लगता है कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। एनसी की इन स्टेटमेंट्स पर क्या टेक है? देखिए, अगर आप पीडीपी के अगर कोई रिप्रेजेंटेटिव यहाँ उनसे पूछे तो मुझे लगता है ज्यादा बेहतर रहेगा। नहीं मैडम, मैं आपकी पार्टी की राय पूछ रही हूँ, आप एनसी का पक्ष रखने आई है ना। यहाँ तक आप मेरी राय पूछ रहे तो मैं यही कहूंगी कि जो हालात है वो बद से बदतर हो रहे हैं, क्योंकि जो वादे हमें 5 अगस्त 2019 को किए गए कि आपको पीस कंटिन्यूटी में मिलेगा, वो पीस तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा है। वनरेबल सिटीजन्स ही नहीं टारगेट लिस्ट पर है, बल्कि लगता है कि आम शहरी भी अब टारगेट लिस्ट पर है। मिलिटेंसी इन द हार्ट ऑफ द स्टेट वाज नॉट देयर, इन द हार्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स इट वाज नॉट देयर। अब आप ने इससे पहले आपने देखा कि बडगाम में राहुल भट्ट को दिन दहाड़े अपने ऑफिस में घुसकर अननोन पर्सन चला जाता है और उसकी हत्या कर देता है। और कल आपने देखा अमरीन भट्ट के घर में भी घुस गए। तो कौन यहाँ पर सेफ है? जिस चीज का वादा हमसे किया गया था कि नॉर्मलसी होगी, हर चीज होगा, तो यहाँ तो आपको न्यायपालिका में भरोसा है या नहीं है? मैं आपसे समझना चाह रही हूँ, क्योंकि महबूबा मुफ्ती तो ये कह रही है कि पाकिस्तान की जुडिशरी जो है वो भारत की जुडिशरी से बहुत बेहतर है। वो उसका जवाब वो बखूबी खुद दे सकती है। मुझे लगता है वो सक्षम है इसका जवाब देने के लिए, वो खुद दे सकती है। अरे नीलोफर मसूद जी, आप इतना संभल कर बात कर रही हैं। मैडम, आप नेशनल कॉन्फ्रेंस का पक्ष रखने के लिए आई हैं ना मैम, आपको डर लग रहा है? आप डरने की बात नहीं है, आप पक्ष रख सकती हैं किसी का। मैडम, मैं तो आपकी पार्टी का पक्ष, आप नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करने आई है ना मैडम? पक्ष रख सकती है किसी का। मैडम, अगर मैं किसी पार्टी को रिप्रेजेंट करने जाऊंगी तो उसका पक्ष रखूंगी ना। आपकी पार्टी का जुडिशरी पर क्या स्टैंड है, मैं ये पूछ रही हूँ आपसे। आपको इतना डर क्यों लग रहा है? वादा हमसे अलायंस की तरफ से बोल दीजिए, अलायंस है ना। कल भी आप मुझे इसी तरह से धमका रही थी मैम, और गुप्कार का स्टेटमेंट आ गया, गुप्कार का स्टेटमेंट आ गया, तो गुप्कार में आप भी हैं और वो भी हैं। आप टीवी डिबेट में आकर तो ऐसे डिस्टेंस मेंटेन कर रही हैं जैसे आप दोनों पार्टियों के कोई संबंध ही नहीं है। आदिति, बता दीजिए मुझे पीस कहाँ पर है, कहाँ आपको पीस नजर आता है, किस जगह आपको पीस नजर आता है? मैडम, मैं आपसे क्या सवाल पूछ रही हूँ? सवाल का जवाब बीजेपी देगी। खैर, मैं तो जब गई थी, सुनिए मेरी बात ध्यान से सुनिए, आप दो ऐसी सिचुएशंस को कंपेयर करने की कोशिश कर रही हैं। आपको यह भी पता होना चाहिए, पहले कितने आतंकी हमले होते थे और अब आतंकी हमलों की संख्या क्या है। आपको यह भी पता होना चाहिए, मैम सुन लीजिए मेरी बात,
आपको पता होना चाहिए। ये अब आप इस पर बात नहीं करेंगी मुझसे। पहले कितना पथराव होता था, हमने कल पथराव की तस्वीर देखी है। सुन लीजिए मैडम, अब आप मुझसे पूछ रही हैं, आपको सिचुएशन नॉर्मल नजर आती है, मैं तो आपको बता रही हूँ। अब तथ्यों पर बात कर रही हूँ तो अब आपको तकलीफ होनी शुरू हो गई है मैडम। अब सुन लीजिए ना मेरी बात। पथराव के इंसिडेंट्स कितने हैं आप ये बताइए मुझे। आप मुझे बताइए आतंकी वारदातें कितनी हैं, आप मुझे बताइए। आप मुझे ये बताइए कि आतंक का खात्मे की अगर बात करूं तो वो नंबर क्या है। ये टूरिज्म कैसे बढ़ रहा है, ये टूरिज्म कैसे बढ़ रहा है। टूरिज्म के आंकड़े देख लीजिए आप, टूरिज्म के आंकड़े देख लीजिए। उसके अलावा मैम, अगर 5% मुट्ठी भर लोग 370 को खत्म करने के का सोग मना रहे थे, आप मुझे बता दीजिए आज फिर उस सोच के साथ नौजवान क्यों कलम को छोड़कर गन की तरफ भाग रहे, क्यों? ये सवाल आपसे है। क्यों वो उग गए हैं उन पॉलिसियों से, उन धोखों से जो 1947 से। मैंने देखा है कश्मीर के, सुनिए मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, सुनिए मैडम, मैम सुनिए, मैंने देखा है कश्मीर के नौजवान को गन उठाते हुए, मैंने देखा है, मैं आपको बता रही हूं, मैंने देखा है कश्मीर के नौजवान को गन उठाते हुए। जानती हैं कहां? आप जानती हैं कहां? मैंने देखा है उसे लखपुरा में, मैंने उसे देखा है लखपुरा के कमांडो सेंटर में, मैंने देखा है उसे, मैंने उसे देखा है इंडियन स्टेट की हिफाजत में गन उठाते हुए, ट्रेनिंग लेते हुए, फौलादी बनते हुए देखा है मैंने। अब आपके चेहरे पे भाव भंगिमा ऐसी हो गई है कि अब आप क्या कहें, आपको समझ नहीं आ रहा। कोई बात नहीं मैम, कोई बात नहीं। आप बार बार ये पूछ रही है ना क्या यही हमसे वादा किया गया था 370 हटाने के वक्त? नहीं, आपको वही जवान, मैम सुनिए, आपको ना वही नौजवान अच्छा लगता है जो आतंकी बने, आपको वो नौजवान अच्छा नहीं लगता जो जेएनके पुलिस चला जाए या सिक्योरिटी फोर्सेस में शामिल हो जाए। आप उसे नौजवान नहीं मानती कश्मीर का। आपकी दिक्कत ये है, आपकी दिक्कत ये है। आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, आप नहीं मानती उसे जो इंडियन स्टेट की हिफाजत में गन उठाता है कश्मीरी, आप उसे नहीं, उसकी बात नहीं करती। आपको वही कश्मीरी नौजवान दिखाई देता है जो कि आतंकी बनता है, आप उसकी बात करना चाहती है। और उसके हाथ में भी गन और पत्थर पकड़ाने का काम कौन करता है ये आप मुझसे बेहतर जानती हैं। प्रेम शुक्ला, इनका सवाल है 370 हटाने के वक्त जो वादे और दावे किए गए थे कहां है वो? सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए मैम, अब शांति से ये सुन लें, बीच में शोर ना मचाएं तो इनको शांतिपूर्वक ढंग से उत्तर, हालांकि आपने स्वयं उत्तर दे दिया है, फिर भी सिर्फ पत्थरबाजी की घटनाओं में 95% की गिरावट आई है। जम्मू एवं कश्मीर में विकास की 1 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं का क्रियान्वयन प्रारंभ हो चुका है। 20,000 करोड़ रुपयों की लागत की योजनाओं का लोकार्पण हो चुका है। जम्मू एवं कश्मीर में सतत, आप कल्पना नहीं कर सकते थे कि लाल चौक पर कोई तिरंगा ध्वज, जब इनके नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ फारूक अब्दुल्ला शासन में रहे, उनके सुपुत्र उमर अब्दुल्ला शासन में रहे, उस कार्यकाल में कोई लाल चौक पर तिरंगा ध्वज शान से नहीं फहरा सकता था। आज उस लाल चौक से अगर जन्माष्टमी का जुलूस शांतिपूर्वक गौरव भाव के साथ वहां से निकलता है तो यह इस बात को प्रमाणित करता है कि 370वें संशोधन के बाद जम्मू एवं कश्मीर में शांति आई है। आज जिस तरह से टूरिस्ट, भाई श्रीनगर में फ्लाइट्स की संख्या, जब उमर अब्दुल्ला का कार्यकाल था, जब महबूबा मुफ्ती का कार्यकाल था, और जब वहां पर आज केंद्र की सरकार राष्ट्रपति शासन के माध्यम से वहां के कार्य को कौशलतापूर्वक संपादित कर रही है, उस कार्यकाल की आप स्थिति देख लें कि टूरिज्म में बूम आया कि नहीं आया, इन्वेस्टमेंट में बूम आया कि नहीं आया। 70 वर्षों में वहां 17,000 करोड़ रुपए का निवेश हुआ और जो है सिर्फ 3 वर्षों में वहां 26,000 करोड़ रुपयों के निवेश हो गए। यह तो आंकड़े हैं जो सच्चाई बयां कर रहे हैं। इसके बावजूद महबूबा मुफ्ती का पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाना, फारूक अब्दुल्ला का ये कहना कि हम चीन की मदद से अनुच्छेद 370 लाएंगे, ये ख्वाब दिखाने की कोशिश अलगाववादियों को कर रहे हैं, ये कट्टरपंथियों को कर रहे हैं, ये कश्मीर को अफगानिस्तान और सीरिया बनाने के सपने देख रहे हैं, लेकिन ये संभव नहीं हो पाएगा। नीलोफर मसूद, देखिए 2014 में भी जो थे नंबर ऑफ टूरिस्ट, अगर आप देखेंगे वो 1 करोड़ के नजदीक था। उस वक्त उमर साहब की ही सरकार थी। अगर आप टूरिस्टों का यहाँ फ्लो का आना नॉर्मलसी के साथ जोड़ते हैं तो बड़ी बदकिस्मत की बात है हमारे लिए। आप मुझे बता दीजिए, आपने तो ये वादा किया था ना जब ये 370 नॉर्मलाइजेशन नहीं है नीलोफर जी, फिर नॉर्मलाइजेशन क्या है?
नॉर्मलसी के साथ नहीं जोड़ सकते। नॉर्मलाइजेशन क्या होता है? दूर तक यहाँ पर कैसे, किससे जोड़ना चाहिए फिर मुझे बताइए जरा, आपका क्या मानदंड है? वाला नजर नहीं आता था मोहतरमा, आपका मानदंड भी आप स्पष्टता से बता दीजिए। वो भी परमानेंट आपका क्या मोहतरमा, वही बताइए ना, शांति का मानदंड क्या है? आतंकवादी जो है लाल चौक में नंगा नाच करे, ये शांति का मानदंड है आपका? भाइयों को, उनकी फैमिली डल लेक में जो है पर्यटक बड़े पैमाने पर घूमते हुए दिखाई दे, ये है? मुझे बता तर्क नहीं दे रही हैं, चिल्ला लड़की मारी गई, नौजवान लड़की, आप अपना रक्तचाप बढ़ा रही हैं, आपके पास कोई तर्क नहीं है। हमारी नौजवान लड़कियों के हत्यारों को हम घर में घुसकर मारेंगे, ये संप्रभु भारत का संकल्प है। लेकिन आप बताइए ना, उन आतंकवादियों को मारने का आप ललकारेंगी कि नहीं ललकारेंगी भारत के सुरक्षा बलों को? लोग वहाँ बैठे हुए हैं ललकारने के लिए, हम डरते नहीं है इस ललकारने से। यासिर मलिक जैसे हत्यारों के विरुद्ध आपका मुंह खुलेगा कि नहीं खुलेगा? नौजवानों को आप आज भी और कल भी नौकरियों से निकालते हैं, फिर आप कहते हैं कि आप जनरेट कर रहे हैं नौकरियां। कौन से बजट की बात कर रहे हैं, किन पैसों की बात कर रहे हैं? दैट इज ऑल इन पेपर्स। कहां पर आप वही रिबन काटते हैं? भारत के रुपयों की बात कर रहे हैं मोहतरमा। एक कमेंट ललित अंबारदार, उसके बाद भारत के रुपए की शक्ति की बात कर रहे हैं, भारत की अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं। जम्मू एवं कश्मीर में जो निवेश आया है उसको आंखें खोल कर देख लीजिए प्लीज। नहीं, नीलोफर मसूद, वापस आऊंगी तो मैं आपसे समझूंगी कि नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या है। मैम, आपको ये समझना होगा, लॉ एंड ऑर्डर नॉर्मलाइजेशन का एक बहुत अहम हिस्सा होता है, जिसे आप सिरे से इग्नोर करने की कोशिश कर रही हैं। आप नहीं बात करना चाहती कि आतंकी घटनाओं में कमी आई है, आप नहीं बात करना चाहती कि पथराव में कमी आई है, आप नहीं बात करना चाहती क्योंकि वो आपके नैरेटिव को सूट नहीं करता। आप कमेंट सुनिए एक एक, पहले ललित अंबारदार और उसके बाद याना मीर, जल्दी जल्दी प्लीज। अदिति जी, पहले तो महबूबा मुफ्ती का जो स्टेटमेंट है कि पाकिस्तान की जुडिशरी हिंदुस्तान की जुडिशरी है, ठीक है, उसको याद दिलाना चाहता हूं आपके द्वारा, देश के द्वारा उनको पहुंचाना चाहता हूं। अपने आंगन में देख ले कि तुम्हारे 5000 साल पुरानी संस्कृति कश्मीरी हिंदू का क्या हिसाब किताब किया, कहां गए वो लोग, जमीन में धस गए या आसमान में चले गए? ये पहले तो उसका जवाब दे। उसका जवाब ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो अभी प्रवक्ता बैठी हुई है वो भी जवाब दे। क्या वो आपके हिसाब से शांति थी? कह रही थी कि हमारे यहां पे ऐसा नहीं होता था, हमारे यहां कत्ल ही नहीं होता था, 2019 से पहले कुछ भी नहीं हो रहा था इनके यहां पे, 2014 से पहले शांति ही शांति थी, ये जानते हुए कि हिंदुओं का नरसंहार हुआ। और नरसंहार का मीडियम क्या था? रेप, मर्डर और मास मर्डर। टिकलाल टिपलू का कत्ल होता है इस फारूक अब्दुल्ला की नाक तले। जस्टिस गंजू, 84 साल का बुजुर्ग गंजू, सरेआम सड़क के ऊपर उसका कत्ल होता है और लोग उसकी लाश को देखते हुए जा रहे हैं, घंटों लाश पड़ी रहती है। फारूक अब्दुल्ला की सदारत में वो मुख्यमंत्री थे वहां पे, ये कह रहे हैं सब कुछ ठीक है, वहां पे शांति थी। वहां पे ये फकायर फारूक अब्दुल्ला उस 19 जनवरी 1990 की रात को भाग गया कश्मीर से, और हम कश्मीरी हिंदुओं को उन जेके अलग जहादियों के हवाले छोड़ के गया, जो हाथ में AK-47 राइफल लेके कश्मीर के गांव, शहरों, मोहल्लों में चुन चुन के हिंदुओं को ढूंढ रहे थे। और ये है फारूक अब्दुल्ला। मैम, फारूक अब्दुल्ला डबल फोक टंग है, एक जबान जम्मू में, एक जबान कश्मीर में, एक जबान दिल्ली के अंदर। कश्मीर में आप उनके वीडियो देखिए, कश्मीरी में बोलते हैं हुर्रियत वालों को, तुम अकेले नहीं हो, हम तुम्हारे साथ हैं। हुर्रियत को बोलते हैं जो पाकिस्तान के तटपुंजी है कश्मीर के अंदर, ऑफिशियली है ना, उनको कहते हैं कि तुम अकेले नहीं हो, हम तुम्हारे साथ हैं। और जब ये फारूक अब्दुल्ला इलेक्शन के टाइम बोलता है हमारे बच्चे नौकरी के लिए नहीं मरते, हमारे बच्चे टूरिज्म के लिए नहीं मरते, कौम के लिए मरते हैं। कौन सी कौम? जिन्ना की 2 नेशन थ्योरी वाली कौम, मुसलमानों की कौम। बार बार बोलते हैं हम लोग मुसलमान मेजॉरिटी स्टेट है, यहां पे इस्लाम चलेगा। क्या समझते हैं आप? जब से 700 साल पहले इस्लाम कश्मीर में आया, चाहे वो सेटलर्स है, चाहे वो जहादी थे, उनकी वजह से 700 साल में 7 बार अदिति जी हमारा हिंदुओं का पलायन हुआ। और ये कहते हैं कश्मीर में कश्मीरियत है, और 7वां हिंदुस्तान की सेकुलर नाक तले आया। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और दूसरी बात जो इनके बारे में कह रहा, इनका जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का बारामूला का मेंबर पार्लियामेंट में, लोकसभा में, अदिति जी अभी बैठा हुआ लोकसभा में, वो जम्मू कश्मीर असेंबली का मेंबर था और उससे पहले वो स्पीकर रह चुका है।
चलती हुई असेंबली में नारा लगाता है पाकिस्तान जिंदाबाद। और जब पत्रकारों ने बाहर पूछा कि क्यों बोला कि मैं मुसलमान हूं, भावुक हो गया। ये इनसे नीलोफर से अभी पूछिए पाकिस्तान से क्या रिश्ता है, ला इलाहा इल्लल्लाह दुश्मनी का रिश्ता है। एक मुफ्ती के मुंह से सुना, अब्दुल्ला के बाप बेटे से कभी सुना पाकिस्तान के खिलाफ नारा, जहादियों के नाम नारा सुना? ये अभी बोल रही थी कि पढ़े लिखे लोग क्यों बंदूक उठा रहे थे, उससे 2 मिनट पहले बोल रहे थे ये कौन नामालूम लोग आके हिंदू यहां पे लोग कत्ल करते हैं, ये जानते हैं कौन कत्ल करते हैं, जहादी है वो। कश्मीर में क्या चलेगा निजाम मुस्तफा, ये उसके साथ मुनव्वज है। इसीलिए मैं प्रेम शुक्ला जी से रिक्वेस्ट करता हूं आपके द्वारा मुझे एक मिनट मैम, 1 मिनट प्रेम शुक्ला जी से मेरी प्रार्थना है, प्लीज आप जो कश्मीरी हिंदुओं के साथ हुआ औपचारिक तौर पे घोषणा कर दीजिए कि वो नरसंहार था, और यूएन कन्वेंशन जो है नरसंहार के ऊपर एक ट्राइब्यूनल बिठाइए, और जो उस वक्त कत्ल, मर्डर और मास मर्डर में मुनव्वज थे उनकी तहकीकात होनी। आप क्या समझते हैं कि एक एक परिवार अपना केस लड़ेगा? यासीन मलिक को आपने 10 साल की सजा दी, क्या वो नरसंहार की सजा थी? उसको तो 32 साल पहले फांसी पे लटकना चाहिए था। हमें तो तकलीफ है वो जो सैयद अली शाह गिलानी है, वो बुड्ढा ओसामा बिन लादेन कश्मीर का, वो प्राकृतिक मौत मरा, उसको तो जेल में सड़ के मरना चाहिए था। हिंदुस्तान के एक्सचेकर के हिसाब से उसका हिसाब किताब होता था। और प्लीज जो ये किलिंग होती है वो जिहादी कश्मीर में आदिति जी, वो जंगलों में नहीं रहते, पहाड़ों पे नहीं रहते, मोहल्लों में रहते हैं, आस पड़ोस में रहते हैं। अभी जो राहुल पंडिता का कत्ल हुआ है उसके बारे में राहुल भट्ट का ये कुछ नहीं बोलेंगी, बाकी मुसलमान जो दफ्तर के अंदर है चुन के हिंदू को मारते, गोली मारते, एक घर से निकले दूसरे घर में चले जाते हैं। और आप ललित अंबरदार पॉइंट दर पॉइंट ये गिनाते हुए कि तकलीफ एक धर्म विशेष की दिखाई देती है, क्योंकि महबूबा मुफ्ती को भी एक धर्म विशेष को ही टारगेट किया जा रहा है ऐसा लगता है। उन्हें इंडिया की जुडिशरी से पाकिस्तान की जुडिशरी बेहतर लगती है। आदित्य जी, अगर आप मेरी आवाज को म्यूट ना करें, मुझे कुछ सेकंड दे दीजिए बोलने के लिए। मैडम मैंने किसी को म्यूट नहीं किया। फॉर योर क्लैरिटी, नो फॉर योर क्लैरिटी, एक बार भी आपकी आवाज मैंने म्यूट नहीं की है। ये आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। विक्टिम नैरेटिव अच्छा नहीं लगता हर वक्त जी। मैं आगे भी अभी अमरदार जी ने राहुल भट्ट का नाम ले लिया, क्या मैंने उसका नाम नहीं लिया? जब मैंने अपना पॉइंट रखा, पक्ष रखा, मैंने राहुल भट्ट का नाम लिया। हमें आदत नहीं है पंडित, मुसलमान, सिख, ईसाई उनको अलग अलग करना। हम अगर नाम लेते हैं जम्मू कश्मीर करोगे, राहुल भट्ट का वजूद खत्म करोगे? आपने क्या सोचा था? आपने क्या सोचा था? हिंदू को यहाँ से निकाल दिया, कश्मीरी उनका वजूद खत्म हो गया। सुन लीजिए, कश्मीर के कंकर में शोकर है, कश्मीर के बिंदु उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए, क्योंकि उनके ऑडियो में क्लैरिटी नहीं है। प्लीज उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए, प्लीज उनकी बात पूरी। फैलाने की आदत है, बस यही जहर फैलाने की आदत है। लोगों को, फिरकों को बीच में फूट डालना, यही आदत है इनकी, लेकिन सच नहीं सुनेंगे। अच्छा, आप मुझे बता। अच्छा, ये तो फूट और नफरत फैलाते हैं। एक सेकेंड नीलोफर मसूद, ये तो फूट और नफरत फैलाते हैं, ये आरोप लगा रही हैं। आपकी उनके बारे में क्या राय है जो इंडियन जुडिशरी? अरे मैडम सुन तो लीजिए, जो टेरर फंडिंग में मदद करते हैं मैडम, प्लीज, जिन्हें अपना पक्ष रखने का, खुद को डिफेंड करने का पूरा मौका मिलता है, वो कबूलनामा, अरे मैडम घबराइए नहीं प्लीज, उन्हें अपना खुद कबूलनामा देते हैं, कबूल कर लेते हैं। ये किसकी बात कर रही हूं आप समझ गई होंगी। टेरर फंडिंग केस में आपकी उन पर क्या राय है? तो नफरत, अभी आप कह रही थी कि ललित अंबरदार तो नफरत फैलाते हैं, फूट डालते हैं, उनके बारे में आपकी क्या राय है? जो लश्कर तौयबा, हिजबुल मुजाहिदीन इन तक मदद पहुंचाते हैं, उनके बारे में आप क्या राय रखती हैं? वो देश के दुश्मन है, हीरो है आपकी नजर में? हाँ आदित्य जी, मुझे कुछ सेकंड दे दीजिए ना बोलने का। क्वेश्चन ही तो नहीं पूछा, आंसर भी तो सुनिए। आप मुझे बता दिए, टेरर फंडिंग की आपने बात की, यासीन मलिक को कल सजा होगी। अटल बिहारी वाजपेयी जी जो थे, उन्होंने उसको पासपोर्ट दे दिया। 2013 में जब उन्होंने प्लेटफॉर्म अपना शेयर किया हाफिज सईद के साथ, तब उस वक्त उसका पासपोर्ट इंपाउंड क्यों नहीं किया गया? क्यों नहीं किया गया? एजेंसीज ने कैसे उसको नो ऑब्जेक्शन की सर्टिफिकेट दे दी दैट ही इज नॉट इन्वॉल्वड इन एनी एंटी टेरर या किसी टीम में ही इज नॉट इन्वॉल्वड। और उसके बाद पीडीपी से हमारे साथ राजेंद्र मन्हास हैं, उनका भी एक कमेंट लेंगे जल्दी से। प्रेम शुक्ला जी, देखिए, ये नीलोफर मसूद अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में तो फारूक अब्दुल्ला भी शामिल थे और कश्मीर के नेता थे, तो उन्होंने विरोध कब किया यासीन मलिक का? और यासीन मलिक का जब 96 में वो चीफ मिनिस्टर बने, तो यासीन मलिक के खिलाफ ट्रायल क्यों नहीं शुरू कर दिया? भाजपा की सरकार तो 98 में आई। तो ये बताइए, यासीन मलिक आपका कौन लगता था?
फारूक अब्दुल्ला का रिश्तेदार था, क्यों 4 एयरफोर्स के अधिकारियों की हत्या, कश्मीरी पंडितों के नरसंहार, इन सब के बावजूद यासीन मलिक को आप दामादों की तरह क्यों सेवा कर रही थी, क्यों सम्मान दे रही थी? आप ठीक नहीं बीच में, आप यहाँ पर सवाल महबूबा सुन तो मुफ्ती लीजिए से भी उत्तर। है। फारूक अब्दुल्ला ने यासीन मलिक के खिलाफ क्या कार्रवाई की मांग की? एक मुख्यमंत्री के रूप में जरा बताइए ना, लॉ एंड ऑर्डर जुडिशरी गुणगान वो करती है पाकिस्तान का। सबसे पहले आप इनको चुप कराएं, फिर मैं बात करूंगा। सर वो चुप है। मैडम बात यह है कि जैसे आप ये कह रहे हैं कि आज यासीन मलिक को इतनी देर के बाद इन्होंने सजा दी है, मगर जैसे बात करनी चाहिए कि जब सेंटर को कोई परेशानी आती है तभी ये बातें याद आती हैं, मगर जब ये मिल बैठ के बैठते हैं, दिल्ली में उनको बुलाया जाता है, प्राइम मिनिस्टरों के साथ उनकी मीटिंग होती है, तब कोई नहीं बात करता। तब हमारे ये बड़े बड़े जो हमारे प्रवक्ता हैं, तब उनको पूछना चाहिए सेंटर वालों को ऐसी क्या जरूरत पड़ती है कि उनको दिल्ली जहाज भेजा जाता है। मेरा सवाल आपसे महबूबा मुफ्ती और उनके स्टेटमेंट को लेकर है सर। मेरा सवाल आपसे महबूबा मुफ्ती और उनके स्टेटमेंट्स को लेकर है। याना मीर, जल्दी से एक कमेंट आपका भी चाहती हूँ, क्योंकि आप लगातार इस बहस को देख भी रही हैं, सुन भी रही हैं। क्या इंडियन जुडिशरी की आलोचना करके, इंडियन फोर्सेस पर अटैक करके, एक नैरेटिव, विक्टिम नैरेटिव क्रिएट करके जम्मू कश्मीर में क्या वोट देते हैं लोग? देखिए, आई टेल यू समथिंग, आप बाकी का आप कुछ मत ध्यान दीजिए, बट आप ये बताइए कि क्या आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोग आपके भाई बहन हैं? मानते हैं ना, भाई बहन है। मैं अब इस चीज को पॉलिटिसाइज नहीं करूंगी, क्योंकि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से राब्ता रखती ही नहीं, ना वाबस्तगी रखती हूँ। मैं बस इतना बोलूंगी कि आप देखिए लॉ एंड ऑर्डर यहाँ हमारे पूरे देश में, ना सिर्फ जम्मू कश्मीर में, कितना स्लो है। आप सोचिए, जिस यासीन मलिक और जिस बिट्टा कराटे ने 30 साल पहले ही कन्फेशन दे दिया था, कन्फेशन देने के बाद भी 30 साल तक वो जिंदा घूम रहे थे, तो इससे यहाँ के लोग क्या सोचेंगे कि भाई हमको तो रहना है टेररिस्ट के बीच ही, हम चुप करके जो ये बोलते हैं वो मानेंगे, वरना हिंदुओं की तरह हमारा भी पिलायन कर देंगे, हमें भी मार देंगे। वो म्यूट स्पेक्टेटर क्यों बनते हैं? क्योंकि हमारा लॉ एंड ऑर्डर इतना वीक है। 30 साल लग गए यासीन मलिक को कन्विक्ट करते करते, 30 साल, शर्म की बात है। बिट्टा कराटे ने तो कब का कन्फेशन कर दिया, शर्म की बात है। आप हर चीज सिक्योरिटी फोर्सेस पे नहीं बोल सकते। मैं मानती हूँ सिक्योरिटी की बहुत फेलियर हुई है, कल जो अमरीन भट्ट के साथ हुआ, इट इज अ फेलियर ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस, क्योंकि जाबाज सिपाही, जाबाज फोर्स, टीआरएफ और गिलानी फोर्स जैसे जो लोकल गुंडे हैं, मैं अब नहीं कहूंगी कि ये पाकिस्तानियों ने कराया है, मैं क्लियरली बोलती हूँ कि ये लोकल गुंडे हैं। और मैं इसलिए बोलती हूँ क्योंकि अमरीन भट्ट के घर में उन्होंने दरवाजा खोला, उसको अंदर आने दिया, फैमिली ने, जो अंदर आया था वो अंदर आके फिर अमरीन को ऊपर से नीचे बुला के उसको शूट कर दिया। अगर वो कोई अननोन होता, फॉरेन टेररिस्ट होता पाकिस्तान का, तो उसको अंदर आने देते ऐसे? वो अंदर आया क्योंकि वो जान पहचान वाला था। तो जब इस तरह की लोकल गुंडों की पार्टियां यहाँ पे चल रही हैं, टीआरएफ बोलो या कुछ भी बोलो, ये लोग फ्लायर्स वगैरह छापते हैं, छाप के वॉल्स पे लगाते, तो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस क्या करती है? चलिए उन्होंने जान पे खेल के उनको पकड़ भी लिया, उसके बाद कन्विक्शन रेट कितना है? लॉ एंड ऑर्डर कहाँ है? ये छूट जाते बेल पे छूट जाते, कितने ओजीडब्ल्यूज यहाँ खुला घूम रहे हैं, आपको पता है? क्योंकि हमारा लॉ एंड ऑर्डर इतना वीक है। ठीक है, इसका जवाब प्रेम शुक्ला आपको देना चाहिए, मेरे पास वक्त की कमी है, तो इस डिस्कशन को मैं यहीं पर क्लोज करूंगी। लेकिन बहुत कुछ अहम पॉइंट्स यहाँ पर याना मीर ने उठाए हैं, और जाहिर तौर पर जहां पर काम करने की जरूरत है, जिन क्षेत्रों में, जिन एस्पेक्ट्स पर काम करने की जरूरत है, उन पर काम भी किया जाना चाहिए। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.